बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज स्टूडेंट्स जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन। ऑलराइट, और बहुत अहम चैप्टर है थ्रू आउट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ना सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी इसमें बहुत सारी अहम चीजें हैं जिसको हम इंशाअल्लाह ताला इन कमिंग सेशंस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज इसके इंट्रोडक्शन के साथ। All right, this is nutrition. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो लफ्ज हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त किस्म का बैकग्राउंड मौजूद है, और वो किस तरह से कि एक आसान से मुहावरे से, एक जो कहावत बोली जाती है उससे इसका आगाज करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ लोग दुनिया के ऊपर सिर्फ खाने के लिए जिंदा हैं और कुछ लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि दोनों सूरतों में खाना इटसेल्फ इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसेस। ओके, अब इसकी अहमियत का हमें किस तरह से पता चलता है कि जब हम ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं है, यानी बैक्टीरिया दैट आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उनके पास भी न्यूट्रिएंट्स का होना और डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ न्यूट्रिशन का होना लाजमी बात है। बिल्कुल इसी तरह से फिर अगर एक स्टेप आगे चलें तो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके पास कोई कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं है, वो भी खाना तो खाते हैं किसी ना किसी सूरत में, बेशक सिंपल डिफ्यूजन के जरिए खुराक को अंदर लेके जा रहे हों। फिर इसी तरह से जो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हम प्लांट्स का पहले जिक्र करते हैं कि जिनके पास कोई स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, लेकिन उनके पास भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्प्रेडिंग और डिस्पर्सिंग रूट नेटवर्क सिस्टम मौजूद होता है, जिसके जरिए वो अपने मतलब के न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करते हैं और फिर अपनी न्यूट्रिशन के अमल को मुकम्मल करते हैं। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बात आ जाती है हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एनिमल्स, और फिर सबसे ऊपर ह्यूमंस देमसेल्व्स। अब अगर ये बात करें तो हमारे पास एक जबरदस्त किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, लेकिन we are dependent on producers for our nutrition. Alright? तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम जानदारों में न्यूट्रिशन का अमल लाजिम मलजूम है। For the survival of living organisms, this is one of the most significant property of life. Alright? अब जरा इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला ही जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आएगा, that is, what is the difference between nutrition and nutrients? ऑलराइट, तो हम पहले लिखते हैं न्यूट्रिएंट्स की बात। जी स्टूडेंट्स, अब न्यूट्रिशन जैसा कि अभी मैंने बताया था एक अमल का नाम है, और इसमें कौन कौन से स्टेप्स शामिल होते हैं ये मैं अभी बताता हूं आपको। पहली चीज जो है, दे आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? खुराक के अज्जा। ऑलराइट, अब इसमें एक बड़ी अहम बात आती है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं कि जो हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर से हासिल कर रहे हैं, लेकिन जब हम जनरल बात करेंगे तो हमारे ज़हन में प्लांट्स भी होने चाहिए, हमारे ज़हन में दूसरे एनिमल्स भी होने चाहिए, और उसके साथ ही साथ सिंपल और कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शामिल करेंगे। कि न्यूट्रिएंट्स देमसेल्व्स दे आर व्हाट? दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स, they are proteins, and they are fats or lipids. जी स्टूडेंट्स, अब इन सब के सब न्यूट्रिएंट्स को मैंने कैपिटल लेटर्स में क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमारी बॉडी की कंपोजिशन के लिए और साथ ही साथ हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ऑलराइट, अब इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स दे आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जीज। ऑलराइट, हम अपने लिहाज से अगर बात करें प्लांट्स के अंदर, अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो इसके अंदर हमें ये नजर आता है कि प्लांट्स का ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि फंक्शन और उनकी न्यूट्रिशन, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, फिर उसके बाद दूसरी चीज, प्रोटीन्स और फैट्स और लिपिड्स वगैरह, ये कंस्ट्रक्टिव मॉलिक्यूल्स भी हैं और साथ ही साथ इनको खुराक के जखीरे के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है within plants, within fungi and even within
एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक और अहम बात आती है, ना सिर्फ इन तीनों की बल्कि अगर हम इनके साथ ही साथ विटामिन्स की बात करें, हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें या फिर मिनरल्स की बात करें, तो ये वो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे कि जो बहुत ज्यादा मिकदार में तो इनकी हमें जरूरत नहीं है, बट स्टिल इनके बगैर हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मुकम्मल नहीं किए जा सकते। ऑलराइट, इसलिए हम इनको कहते हैं कि दे आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब देखें, जो पहले तीन न्यूट्रिएंट्स जिनका हमने जिक्र किया है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये ना सिर्फ कंस्ट्रक्टिव हैं बल्कि एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी हेल्पफुल हैं। लेकिन उन रिएक्शंस को मुकम्मल करने के लिए हमें विटामिन्स की और इलेक्ट्रोलाइट्स की और मिनरल्स की जरूरत है। ओके, ये किस तरह से है ये अभी हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद मैं यहां पे एक और सब्सटेंस का नाम लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, H2O, जनरली नोन एज वाटर। अब देखें, अगर हम इसको कहें दिस इज द सॉल्वेंट ऑफ लाइफ, ओके, अब सॉल्वेंट ऑफ लाइफ या लिक्विड ऑफ लाइफ, तो इससे क्या मुराद है कि all the life forms they have originated from water as well as in their composition। हम अपनी बात कर रहे हैं तो 70% तक पॉसिबल है कि हमारी बॉडीज के अंदर वाटर मौजूद हो, और इसी तरह बहुत सारी सब्जियां और पौधे जो 80% से ज्यादा जिनके अंदर पानी मौजूद हो सकता है। हमारा ब्रेन, हमारी बोन्स, हमारा ब्लड, ये सब के सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पानी के बगैर नामुकम्मल हैं। तो पानी हमारी बॉडी को बना भी रहा है और एट द सेम टाइम ये भी मुमकिन है कि हमारे ये तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक्वस मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो एक्वस मीडियम जहां पे पानी मौजूद हो, तो पानी ना सिर्फ हमारे स्ट्रक्चर्स को बनाने में मदद दे रहा है बल्कि एट द सेम टाइम हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर इसका बहुत जबरदस्त किस्म का किरदार है। ऑलराइट, देन यहीं पे चलिए मैं एक्सप्लेन करता चलूं एक और बात, मेटाबॉलिज्म। What is metabolism? Metabolism is sum of all the reactions taking place within the bodies of living organisms। जानदारों के इज्साम में जितने भी कीमियाई तामुलात एक ही वक्त में वकू पजीर हो रहे हैं, उन तमाम कीमियाई तामुलात के मजमूए को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, उसमें कुछ रिएक्शंस तोड़ फोड़ वाले हैं और कुछ रिएक्शंस जो हैं वो बनाने वाले हैं। तो जो तोड़ फोड़ वाले रिएक्शंस हैं उनको स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। ऑलराइट, और जो रिएक्शंस जिनमें स्ट्रक्चर्स को बनाया जाएगा दे आर नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड दैट पार्ट इज नोन एज एनाबॉलिज्म। ऑलराइट, अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के साथ ही साथ जो दो इसकी टाइप्स हैं, एक में तोड़फोड़ वाले रिएक्शंस को शामिल किया जाएगा और दूसरे में सिंथेसिस वाले रिएक्शंस को शामिल किया जाएगा। These are the two types of reactions that are involved in metabolic reactions। Okay, अब metabolism itself is involved in nutrition। All right, अब ये बात याद रखिएगा कि न्यूट्रिएंट्स खुराक के अज्जा हैं और न्यूट्रिशन उस अमल का नाम है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स के जरिए पहले खुराक को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसके बाद उसको अपनी लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हम स्पेसिफिक टर्म्स मेंशन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस टू एक्वायर द न्यूट्रिएंट्स, किस तरह से हासिल किया जाएगा, देन टू यूटिलाइज दीज न्यूट्रिएंट्स, उनको इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और बात यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, टू एसिमिलेट देम। ऑलराइट, कि अपनी बॉडीज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए और बॉडी का हिस्सा बना लिया जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। ओके, और एसिमिलेशन के अंदर फर्दर हम शामिल कर सकते हैं ग्रोथ, ऑलराइट, रिपेयर और मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जी स्टूडेंट्स, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि खुराक को हासिल करने से लेके उसको अपनी नशोनुमा और अपनी ग्रोथ और अपनी मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करना, ये सब चीजें न्यूट्रिशन के अमल में शामिल की जाती हैं। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ चूंकि हम 5 किंगडम सिस्टम्स देख चुके हुए हैं
तो टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 5 मुख्तलिफ किंगडम्स में, तो इसमें यह भी पॉसिबल है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक हासिल करने के तरीके एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। तो ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। जी स्टूडेंट्स, देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरे को हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑलराइट, दीज आर द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखें, जैसे ही हमने न्यूट्रिशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि इन दोनों में बुनियादी फर्क किस चीज का है। ओके, यहां पे देखें, पहली चीज हम मेंशन कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक, खुद से ही खुराक का तैयार कर लेना। ओके, those living organisms which can synthesize their own food, they are known as autotrophic living organisms, and their type of nutrition is autotrophic nutrition. Okay, अब autotrophic nutrition के अंदर स्टूडेंट्स जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि they can synthesize their complex food from inorganic nutrients and they convert it into organic nutrients. Alright, अब इसका क्या मतलब है, इसको याद रखने के लिए मैं यहां पे बता देता हूं आपको कि सिंपली अगर हम देखें तो जब हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें, हम कहेंगे यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट्स को मिला के रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या किया जाएगा, ग्लूकोज बना लिया जाएगा। ओके, तो ये जो ग्लूकोज है, दिस इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो जितने भी ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, देयर आर फोटोसिंथेटिक। ओके, उन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे कि जो क्या करेंगे, अपनी खुराक को सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे और मुख्तलिफ रिएक्शंस के जरिए अल्टीमेटली एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लेंगे जो बुनियादी तौर पे ग्लूकोज है, और फिर इसको फर्दर शुगर्स में और कम्प्लेक्स स्टार्चेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पौधे अपने लिए खुराक तैयार करते हैं और फिर बाद में हम कंज्यूमर्स होने के नाते उन प्लांट से भी खुराक हासिल कर सकते हैं। देन इज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ दीज हेटेरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर कंज्यूमर्स। ओके, और जब हम इनको कंज्यूमर्स कह देते हैं तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ खाना खा रहे हैं, खुद से पैदा करने की सलाहियत इनके अंदर मौजूद नहीं है। तो इनके अंदर हम किस किस को शामिल कर सकते हैं, वी कैन ऐड हर्बीवोर्स, जड़ी बूटियां खाने वाले जानवर, कार्निवोर्स, वो जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, और फिर ओमनीवोर्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सब कुछ खा जाते हैं, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, बर्ड्स को भी, और पानी के अंदर मौजूद जो मखलूकात हैं उनको भी खा जाएंगे। These are known as omnivores. Alright, these are consumers, these are heterotrophic living organisms. फिर इसी तरह फंजाई को हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के तौर पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सब के सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स का जिक्र करेंगे स्टूडेंट जी। अब ये वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इट इज मोर इंफॉर्मेटिव जितना हम इसको अगर समझें और डिटेल से देखें। अब जब से ह्यूमन रेस ने कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर का आगाज किया हुआ है, बहुत सारी क्रॉप्स हर साल कल्टीवेट की जाती हैं और फिर उसके बाद उन्हीं से खुराक हासिल की जाती है, और डिफरेंट टाइप्स की न्यूट्रिशंस जो हैं दे आर रिलाइंग ऑन द प्रोड्यूसर्स। अब देखें कि अगर किसी एक फील्ड के ऊपर कोई एक ही फसल कई सदियों से ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे उस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, वो न्यूट्रिएंट्स क्या अब तक उसी मिकदार में मौजूद होंगे
कि जितने वो पहले दिन थे? नो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहां से आहिस्ता 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 वो न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो अब इनको रिप्लेनिश करने की जरूरत है, इनको रीन्यू करने की जरूरत है। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जनरली इस्तेमाल होते हैं उसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं बोर्ड के ऊपर। नाइट्रोजन, इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, और फिर अमीनो एसिड से क्या बना लिया जाता है? प्रोटीन्स। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह से जो फास्फोरस है, दैट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, adenosine triphosphate, the energy currency of the cells, as well as we can add nucleotides, okay? और न्यूक्लियोटाइड्स कहां कहां पे मौजूद हैं? इन RNA एंड DNA, न्यूक्लिक एसिड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि फास्फोरस जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा अहम है। फिर अगर हम मजीद एक और एग्जांपल देख लें तो मैग्नीशियम, दैट इज इंपॉर्टेंट इन सिंथेसिस ऑफ व्हाट? क्लोरोफिल। ऑलराइट, वो मॉलिक्यूल कि जिसका काम है लाइट को कैप्चर करना और फिर कैप्चर करने के बाद उसको लाइट एनर्जी की बजाय केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। इट इज इटसेल्फ नीडिंग व्हाट? मैग्नीशियम। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से फिर कोई और अलामत नजर आएंगी और पौधा सही तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और मिनरल न्यूट्रिएंट, दैट इज आयरन। अब आयरन की अहमियत क्या है? इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज स्पेशलाइज्ड साइटोक्रोम प्रोटीन्स इनसाइड द सेल्स। अब मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर स्टूडेंट्स हम सिर्फ ये गौर करें कि बुनियादी तौर पे किसी फील्ड के अंदर अगर इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि प्लांट्स वहां पे ठीक तरीके से ग्रो कर सकेंगे? नो, इट विल बी इम्पॉसिबल। तो अगर क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगी तो फिर सारी की सारी सोसाइटी जो डिपेंड कर रही है और बहुत सारा बिजनेस जो डिपेंड कर रहा है ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ क्रॉप्स एंड सीरियल्स, तो उस सूरत में क्या ये सारा साइकिल चलता रहेगा? नो, हर चीज डिस्टर्ब होती जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि जिस भी खेत के अंदर कोई फसलें काश्त की जा रही हैं, अगर वहां से न्यूट्रिएंट्स को मुसलसल क्रॉप्स एब्जॉर्ब कर रही हैं तो उन सॉइल्स को हम बार बार रीन्यूअल के फेज में से गुजारें, उनमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स ऐड करें, उनके अंदर सीवेज स्लज वगैरह ऐड करें। ये जो गटरों से निकला हुआ मटेरियल होता है, इट इज रिच इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और फिर इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर ये सब चीजें हम मॉडर्न टेक्निक्स में देखें तो एक और कंपाउंड बनाया जाता है आजकल, दैट इज नोन एज कंपोस्ट। जितने गले सड़े फल हैं और सब्जियां हैं और जितने डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, इन सबको मिक्स अप करके तो ये कंपोस्ट बनाई जाती है और फील्ड्स के अंदर इनकी लेयर्स बिछा दी जाती हैं ताकि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को फौरी तौर पे प्लांट्स के लिए अवेलेबल बनाया जा सके। ऑलराइट, फिर स्टूडेंट्स अगर ये भी सहूलत ना मुयसर हो तो उस सूरत में क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, जो कि निस्बतन एक चीपेस्ट सोर्स बनते हैं, और उनमें पाकिस्तान के अपने अंदर ऐसे बहुत सारे कारखाने मौजूद हैं जहां पे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप याद रखिए NPK। ऑलराइट, ये तीन न्यूट्रिएंट्स जितने ज्यादा अहम हैं और इन्हीं तीनों न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जो फर्टिलाइजर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर अब तैयार हो रहे हैं। ऑलराइट, जिसमें यूरिया खाद जिसको हम कहते हैं, और फिर इसी तरह जो फॉस्फेट्स हैं, सुपर फॉस्फेट्स जिनको हम कहते हैं, और फिर इसी तरह नाइट्रेट्स वगैरह, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टू ग्रो बेटर एंड हेल्थी क्रॉप्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक और जो बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बस इन स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं और आप इनको याद कर लीजिएगा। दिस इज अबाउट द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। जी स्टूडेंट्स, अब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से क्या मुराद है कि किसी जगह पे अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो उस सूरत में हमें किस तरह से पता चलेगा कि सॉइल के अंदर इस वक्त किस फर्टिलाइजर की जरूरत है।
अब इससे पहले मैं एक मिसाल दे देता हूं आप लोगों को छोटी सी, कि अगर हम अपनी बोन्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि हमारी जो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्केलेटन, और स्केलेटन के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर बोन्स, इसी तरह टीथ हैं और फिर नेल्स भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। अब स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि नाखूनों के ऊपर सफेद रंग के स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो अब ये एक अलामत है इस चीज की कि कहीं ना कहीं कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी चल रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसको रिलेट कर दिया जाता है कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ, आयरन डेफिशिएंसी के साथ और समटाइम्स पोटेशियम डेफिशिएंसी के साथ। अब ये डेफिशिएंसी है उसे हमने एक अलामत से जान लिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स भी कुछ सिम्टम्स शो करते हैं कि इस सॉइल के अंदर फला न्यूट्रिएंट की कमी जा रही है, तो उनको फिर हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के थ्रू पूरा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। अगर किसी जगह पे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी चल रही है तो हमें कैसे पता चलेगा? वो अलामत जो पौधे शो करेंगे उन्हें देख के हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि अब यहाँ पे नाइट्रोजन या नाइट्रेट्स वगैरह वाले फर्टिलाइजर्स ऐड करने की जरूरत है। पहली चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्लोरोसिस। ऑलराइट, क्लोरोसिस क्या चीज है? डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी हो जाना। स्पेशली मैच्योर लीव्स जो होते हैं, वो पत्ते जो काफी पुराने हो चुके हुए हैं, अगर उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो क्लोरोफिल उनके अंदर टूट फूट का शिकार हो जाएगा और वो पौधे आहिस्ता आहिस्ता येलोइश या व्हाइट कलर के नजर आना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की अगर कमी है तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी हमें कम नजर आएगी। स्टंटेड ग्रोथ की टर्म यूज करते हैं कि अगर किसी पौधे की ग्रोथ रुक जाए और वो मजीद उसकी हाइट में इजाफा होता हुआ नजर ना आए, या उसके लीव्स और उसके ऊपर फ्रूट्स जो हैं वो फलते फूलते हुए नजर ना आए, तो इसको हम कहते हैं दिस इज स्टंटेड ग्रोथ सिम्टम ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज फास्फोरस। और फास्फोरस की डेफिशिएंसी फौरी तौर पे पौधे की ग्रोथ को रोक देगी, क्योंकि इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द रूट्स। सो what will be the symptom? Stunted growth of roots. जब जड़ों की ग्रोथ रुक जाएगी तो इसका मतलब यह है कि मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगे ठीक तरीके से। अगर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि खुराक पौधे तक नहीं पहुंच रही, तो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ रुकने का खतरा पैदा हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम की डेफिशिएंसी की कुछ सिंपल और बहुत प्रोमिनेंट किस्म की अलामत नजर आती हैं। अगर किसी पौधे में पोटेशियम की डेफिशिएंसी चल रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? येलोइंग ऑफ लीफ मार्जिन्स और ब्राउन लीफ मार्जिन्स नजर आ सकते हैं, या फिर यह भी पॉसिबल है कि प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द प्लांट। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स गौर करें, ये अलामत जब भी हम किसी ग्रोइंग क्रॉप को देखें या जनरली फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को देखें तो बाज़ औक़ात ये बड़ी आम सी अलामत नजर आ रही होती हैं, बट दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, कि फौरी तौर पे इस न्यूट्रिएंट की कमी को दूर किया जाए। क्योंकि अगर प्लांट की डेथ हो रही है तो प्रोड्यूसर की डेथ हो रही है, और प्रोड्यूसर की अगर डेथ होगी तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल इकोसिस्टम का जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, देन इज मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज क्लोरोसिस। ऑलराइट, इससे क्या होगा कि क्लोरोफिल कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा, तो प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन की एबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, तो इस लिहाज से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे हम अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, अगर आपके घर में पौधे मौजूद हैं तो अब आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि इनको भी खुराक की जरूरत है। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे हमें अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए
प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स का भी ख्याल रखा जाए। ऑलराइट, सो यहीं पे इसको आज खत्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज अबाउट द हेटेरोट्रॉफिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। प्लांट्स बिकॉज नॉर्मली हमारा यही ख्याल है कि फोटोसिंथेटिक हैं और ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद से बनाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ इकसाम ऐसी भी हैं कि जो बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ ज़राए से खुराक हासिल करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, इनकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जो टर्म हम लिख रहे हैं, दिस इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन प्लांट्स। जी, अब देखने से ये टर्म बड़ी हैरत अंगेज लगती है कि हेटेरोट्रॉफिक भी है और साथ हमने प्लांट्स का भी जिक्र कर दिया है। प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम। लेकिन यहां पे जो हम जिक्र करेंगे स्टूडेंट्स, वो ये है कि वो पौधे कि जो अपने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा एवोल्यूशन के अमल से गुजरते हुए कुछ इस तरह के जराए पैदा कर चुके हुए हैं कि अगर फोटोसिंथेटिकली खुराक खुद नहीं भी बना सकते तो वो किसी और जरिए से अपनी खुराक हासिल कर लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे भी हैं कि जो कंप्लीटली लीफलेस हैं, उनके पास कोई पत्ता मौजूद नहीं है, और जब पत्ते नहीं होंगे और स्टेम जो है उसके पास भी क्लोरोफिल की मिकदार कम होगी नॉर्मल क्लोरोफिल से, तो उस सूरत में उसकी खुराक की जरूरियात को पूरा करने के लिए उसे कोई ना कोई और सोर्स की जरूरत होगी। तो इसलिए प्लांट्स हैव अडॉप्टेड डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, so the first one is saprophytic mode of nutrition. All right, अब स्टूडेंट्स यहां पे अगेन दो टर्म्स हैं जो इस एक लफ्ज के अंदर छुपी हुई हैं। ओके, पहली चीज तो सेप्रोब्स, एंड सेप्रोब्स आर decomposers, those living organisms which rely on dead decaying organic matter for their nutrition, they are known as saprobes or decomposers. लेकिन दूसरी चीज जो यहां पे है, that is the phytic part. okay, phytes हम यूज करते हैं हमेशा प्लांट्स के लिए, तो ये याद रखिएगा कि saprotrophic mode of nutrition is a simple thing. okay, but जब हम ये कहते हैं कि this is saprophytic mode of nutrition, तो this term is specifying the heterotrophic decomposers that are present inside the kingdom plantae. okay, तो इनको डिफाइन कर लेते हैं। Those living organisms, और यहां पे हमारी मुराद इससे क्या है, प्लांट्स, that obtain their nutrients खुराक के अज्जा from decomposing the dead bodies of plants and animals. Alright students, वो पौधे जो किसी ना किसी सूरत में मरे हुए पत्तों और दरख्तों और पौधों और जानवरों से उनके कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ के सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद अपनी खुराक के अज्जा पूरे कर लेते हैं। दे आर सेप्रोफिटिक प्लांट्स, और सेप्रोफाइट्स की टर्म यूज कर सकते हैं। देन अगर हम इसको और थोड़ी सी डिटेल में लेके जाएं तो वी कैन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीकम्पोजिशन। जी स्टूडेंट्स, अब जब भी हम डीकम्पोजिशन की बात करते हैं और उसके साथ हमने प्लांट्स का रेफरेंस देना है, तो ये याद रखिएगा कि पौधे अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे चले जाएं और वहां पे जाके डीकम्पोजिशन करें और फिर उसके बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएं। यहां पे हम क्या शामिल करेंगे कि द प्लांट्स दे हैव टू स्टे ऑन देयर ओन पोजीशन एंड एट द सेम टाइम
they will release enzymes out of the cells. और वो enzymes जो सेल से बाहर जाके काम करते हैं, they are known as exoenzymes. All right? और इनके लिए एक सिंपल टर्म भी मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, they are extracellular enzymes. All right? और इन एंजाइम्स की मदद से जो डाइजेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा उसको भी इसी टर्म से रिलेट कर देते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. ओके, नाउ एक्स्ट्रा सेल्यूलर वो काम जो सेल से बाहर जाके किया जाए. और डाइजेशन में क्या किया जाता है? द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर एब्सॉर्बेबल फॉर्म. ओके, ऐसे खुराक के अज्जा जो पहले कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, लाइक प्रोटीन्स, लाइक फैट्स और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इनको तोड़ा जाता है और उसके बाद इसको अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया जाता है. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस विल बी द डीकंपोजिशन प्रोसेस. ऑलराइट, अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या सब प्लांट्स इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं? तो उसके लिए देयर इज अ बिग नो, कि तमाम के तमाम पौधे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं कर सकते. सिर्फ वो पौधे जिन्होंने सेप्रोफिलिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाया हुआ है, दे आर एबल टू रिलीज द एंजाइम्स आउट ऑफ देयर सेल्स, एंड दीज एंजाइम्स दे विल ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड दे विल एब्सॉर्ब देम बैक इनटू देयर सेल्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन जो डीकंपोजर्स के लिहाज से बैक्टीरिया को मैं यहां पे शामिल कर रहा हूं, बैक्टीरिया एंड फंजाई. जी स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया और फंजाई दे आर डीकंपोजर्स ऑफ द इकोसिस्टम. ओके, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सिर्फ कंबाइन करके कंपेयर करने के लिए मैंने यहां पे मेंशन किया है कि वो काम जो आमतौर पे बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा कूड़ा करकट डेली बेसिस पे जो घरों से और फैक्ट्रीज से और इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर फेंका जा रहा है, उसको डीकंपोज कर देना बैक्टीरिया और फंजाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विदिन द स्पेसिफिक प्लेस. ओके, लेकिन अगर ये डीकंपोजर्स यहां पे नहीं होते तो फिर हमारे इर्द गिर्द इन डेड बॉडीज के ढेर लग चुके होते. अब तक जब से इंसान ने ये एक सोशल लाइफ का आगाज किया हुआ है, तब से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हुए हैं और अब तक बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ बन चुके होते. लेकिन स्टूडेंट्स, इन दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की एबिलिटी मौजूद है, जिसकी वजह से ये भी एंजाइम्स रिलीज करते हैं. वो ऑर्गेनिजम्स जिनको प्लांट्स डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बैक्टीरिया और फंजाई उनको डाइजेस्ट करके देते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स पौधे फिर अपनी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं. ऑलराइट, देन इज द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जी स्टूडेंट्स, नाउ वी शुड नो व्हाट इज अ पैरासाइट. पहले इसको डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद प्लांट्स की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे. पहली चीज जो है हमारे पास, दैट इज अबाउट द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन लिविंग ऑर्गेनिज्म हार्म्स द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट बॉडी. ओके, अब ये भी पॉसिबल है कि पैरासाइट बॉडी के अंदर भी रह सकता है और पैरासाइट बॉडी के ऊपर भी रह सकता है. इसके लिहाज से इसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. A parasite is an organism that obtain its food by disturbing the metabolic activities of its host. Okay, उसके लिए दो टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको. The first one are ectoparasites and the other one are endoparasites. वो पैरासाइट्स जो अपने होस्ट की बॉडी के बाहर रहें, दे आर एक्टोपैरासाइट्स, और वो पैरासाइट्स जो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाएं, दे आर एंडोपैरासाइट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये दो चीजें तो हमें पता चल गई हैं. इसके साथ ही साथ एक और टर्म जो जब भी हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसको मस्ट शामिल किया जाता है, दैट इज होस्ट. ऑलराइट,
होस्ट का लफ्जी मतलब मेजबान, ओके। और इस टाइप के रिलेशनशिप में ये मेजबान खुद बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इससे ये पैरासाइट्स बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर रहे होते हैं और इवन के अपनी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की रूट्स जो पैरासिटिक सकर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं उनको अपने होस्ट के अंदर तक धंसा देते हैं और फिर वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं, जिसकी वजह से होस्ट खुद तो पहले कमजोर होता है और फिर एट द एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो पैरासाइट है इट बिकम्स हेल्थियर एंड स्ट्रॉन्गर और फिर उसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें होती हुई नजर आ सकती है इवन ऑन द डेड बॉडी ऑफ द होस्ट। और फिर जब होस्ट डेड हो जाएगा तो फिर उसके बाद अगेन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का आगाज हो जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं दो पौधों के यहां पे नाम लिख रहा हूं। इट इज Cuscuta एंड Dodder plant। ऑलराइट, अब पॉसिबल है कि आपने अपने इर्द गिर्द क्यारियों में एक लाइट ग्रीन कलर या येलोइश ग्रीन कलर की तारनुमा बेल देखी हो। इसके ऊपर कोई लीफ मौजूद नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है स्पेशली फूलदार और फलदार पौधों के लिहाज से। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये वायर लाइक प्लांट जो यहाँ पे आपको इस इमेज में नजर आ रहा है, ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता हुआ जाता है और अपने होस्ट के वेस्कुलर टिश्यूज तक एक्सेस पा लेता है और जैसे ही उसके जाइलम और फ्लोएम तक इसकी पहुंच होगी तो क्या होगा, ये उसमें से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके खुद इस्तेमाल करना शुरू करेगा और इसकी वजह से होस्ट को नुकसान हो रहा है और इस पौधे का अपना फायदा हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज अ पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ऑलराइट, तो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन और आप ये एग्जांपल्स जरूर याद रखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। ऑलराइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डॉडर प्लांट और Cuscuta प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन सी पाई जाती है। Then is the last type of nutrition according to sequence of your textbook, that is symbiotic mode of nutrition। जी स्टूडेंट्स, अब symbiotic mode of nutrition itself it is derived from symbiosis, okay? और symbiosis क्या होता है कि it is a type of relationship in which two different types of living organism they coexist, they live together for mutual benefits, okay? ऐसा पॉसिबल है कि दो मुख्तलिफ इकसाम के जानदार एक ही साथ रहना शुरू हो जाएं और एक दूसरे को फायदा देना शुरू हो जाएं। That is known as symbiosis, and this type of mode of nutrition it will be referred to as symbiotic mode of nutrition, okay? इसके लिए जो different symbiotic modes plants के अंदर पाए जाते हैं, the first one is lichens। Alright, lichens students अगर आपको याद हो तो हम चैप्टर 8 में ये पहले से पढ़ के आ चुके हुए हैं। यहां पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं और रिवाइज कर रहा हूं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को आपके लिए। That is, lichens are the mutualistic association between an autotrophic partner। ऑटोट्रॉफिक पार्टनर कौन होता है लाइकेंस में? That is algae and a heterotrophic partner alright, and that is fungi। जी स्टूडेंट्स, अब आपके ज़हन में फौरन ये सवाल आना चाहिए था कि अगर ये सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है तो ये दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फायदा किस तरह से पहुंचा रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉफिक पार्टनर, दैट इज एल्गी, ओके, और जिसका सिंगुलर होता है एल्गा। अब स्टूडेंट्स ये चूंकि फोटो ऑटोट्रॉफ होता है तो फोटोसिंथेसिस करेगा और अपनी खुराक तैयार करेगा और वो खुराक तैयार करके फंजाई को दे देगा। बदले में फंजाई इसको क्या दे रही है? इट इज अ टफ पार्टनर, ओके। ये इसको डेजिकेशन से, खुश्क साली से और स्ट्रॉन्ग लाइट से और इसकी समटाइम्स बहुत ज्यादा जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस वाली कंडीशंस होती हैं उनसे ये इसको प्रिवेंट करता रहता है। सो दिस इज द रोल ऑफ द हेटेरोट्रॉफिक पार्टनर इन केस ऑफ
lichens. All right. Then, students, is mycorrhizal association. All right. Now, इसकी भी टर्म के ऊपर स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा. दो अल्फाज का मजमुआ है. माइको, दैट इज फॉर द फंगस पार्टनर, और राइजी, दैट इज फॉर द रूट्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स. ओके, माइको इज फॉर फंजाई एंड राइजी आर द रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स. वेस्कुलर प्लांट्स कौन होते हैं? वो पौधे जिनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद है फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. ऑलराइट जी स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हेट्रोट्रॉफिक पार्टनर फंजाई है वो क्या रोल प्ले कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्लांट्स. तो द फर्स्ट वन इज इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ओके, जैसे कि इस इमेज में अगर आप देखें तो प्लांट्स की रूट्स एक स्पेसिफिक एरिया तक ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि उनको मजीद बढ़ावा दे रहा है, उसमें मजीद इजाफा कर रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस. ओके, फंजाई के जो हाइफी हैं वो रूट हेयर्स के साथ मिलके और सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं ताकि पौधे को ज्यादा पानी और ज्यादा मिनरल्स अवेलेबल हो सके. ऑलराइट, दिस वाज द फर्स्ट बेनिफिट. सेकंड बेनिफिट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखिएगा फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल, कि फंगस एट द सेम टाइम इट इज बेस्ट एट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. ओके, फंजाई खुद हेट्रोट्रॉफिक है लेकिन उसका ज्यादातर दारोमदार किस चीज पे है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के ऊपर. तो यहां पे इस केस में हमें यह नजर आता है कि फंजाई इर्द गिर्द से चीजों को डीकंपोज करके प्लांट्स की रूट्स के लिए अवेलेबल बना सकती है. तो दिस इज अगेन द सेकंड बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द हेट्रोट्रॉफिक पार्टनर. लेकिन इसके बदले में प्लांट्स की रूट्स क्या फायदा दे रही हैं? तो इसके लिए याद रखिएगा, रूट्स आर द सिंक्स ऑफ द रिजर्वॉयर्स ऑफ फूड. जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक को जड़ों के अंदर जखीरा करते हैं. तो यहां पे इस केस में क्या होगा, अगर पौधे को फायदा मिल रहा है तो एट द सेम टाइम पौधा फंजाई को तैयार शुदा खुराक देना शुरू हो जाएगा. तो दोनों में आपस में बाहमी ताउन पैदा हो जाएगा. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसमें मैं दो टाइप्स का जिक्र करता चलूं कि द माइकोराइज़ी दे आर डिवाइडेड इनटू टू बेसिक टाइप्स. द फर्स्ट वन आर एक्टोमाइकोराइज़ी, ऑलराइट, एंड द सेकंड वन आर एंडोमाइकोराइज़ी. जी, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगेन मैं आपको यही कहूंगा, टर्म्स के ऊपर फोकस कीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा. द फर्स्ट थिंग इज एक्टोमाइकोराइज़ी, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें फंजाई के हाइफी प्लांट्स की रूट्स के सेल्स के अंदर दाखिल नहीं होते बल्कि उनकी सेल वॉल्स के साथ साथ ट्रेवल करते रहते हैं और उनके साथ न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कर लेते हैं. दूसरी जो चीज है दैट इज एंडोमाइकोराइज़ी. उसके नाम से पता चल जाना चाहिए, इस केस में the hyphae they will penetrate into the cells of the root hair cells as well as the cortex of the roots. और इस केस में क्या होगा, फंजाई न्यूट्रिएंट्स को प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म तक पहुंचा देगी और बदले में वहीं से खुराक भी लेना शुरू हो जाएगी. ऑलराइट, तो ये हैं दो डिफरेंट टाइप्स, एक्टोमाइकोराइज़ी एंड एंडोमाइकोराइज़ी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर जो लास्ट टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दैट इज अ यूनिक रिलेशनशिप. This is known as root nodules. और इसके साथ ही एक टर्म मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, leguminous plants. जी स्टूडेंट्स, अब लेग्यूमिनस प्लांट्स और रूट नोड्यूल्स, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? अब देखिए कि बाज़ औक़ात जब प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं तो वो सॉइल्स जहां से पौधे डायरेक्टली किसी भी नाइट्रोजन को अवेलेबल सोर्स के तौर पे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते, तो वहां पे क्या किया जाता है, दीज बैक्टीरिया दे इनकॉर्पोरेट एज सिस्ट्स और नोड्यूल्स
in the superficial tissue of the root hair cells. Okay? जड़ों की बैरूनी लेयर्स के अंदर बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज बनाते हैं और कॉलोनीज बनाने के बाद छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाते हैं. इनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स. ओके? अब ये जो रूट नोड्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? अब शामिल हम किस में कर रहे हैं इसको? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, ये मत भूलिएगा. In this case of relationship, bacteria will benefit the plants by providing the available form of nitrogen ions. Okay? Nitrates और nitrites provide करते हैं जड़ों को ताकि पौधे उनको इस्तेमाल करें और उनसे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स वगैरह बना सकें. इन रिटर्न पौधे इनको क्या देंगे? तैयार शुदा खुराक जो कि पहले से रूट्स के अंदर स्टोर कर दी जा चुकी हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस रिलेशनशिप involves bacteria and leguminous plants. अब स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स हैं और लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर याद रखें लेग्यूम्स. ओके? लेग्यूम्स क्या हैं? फलीदार पौधे. वो पौधे जिनके ऊपर फलियां ग्रो करती हैं, दे आर नोन एज लेग्यूमिनस प्लांट्स. अब देखें कि ये बैक्टीरिया और लेग्यूम्स जब आपस में रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल साइकिल को मुकम्मल किया जाएगा, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल. ओके? अब इन बैक्टीरिया को हम कहेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? वो फॉर्म्स जो पौधों के लिए सुपरफिशियली या अपेरेंटली अनअवेलेबल हैं, जिनको जड़ें जज़ब नहीं कर पा रही, उनको ये बैक्टीरिया अवेलेबल बना रहे हैं फॉर द रूट्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. और फिर उसके बाद ये रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. जैसे ही वेस्कुलर टिश्यूज में जाएंगे इनको फिर किसी और फॉर्म में चेंज किया जाएगा. फिर उसके बाद इनको वेस्कुलर टिश्यूज के जरिए इनके सिंक्स तक पहुंचाया जाएगा और एसिमिलेट कर लिया जाएगा जब पौधा अपने लिए प्रोटीन्स बना रहा होगा. और फिर जब इसके अंदर बीन्स वगैरह या छोटे दाने और दालें वगैरह बनाई जाएंगी तो फिर इट विल बी अ सोर्स ऑफ फूड फॉर अस. ऑलराइट? हम कंज्यूमर्स हैं तो इस वजह से हमें भी इससे इनडायरेक्टली फायदा पहुंच रहा होता है. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे मैं चाह रहा हूं कि हम ये जो सारे का सारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है, इसकी हम समरी यहां पे देखें. फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने जो चीज डिस्कस की है, दीज आर द पॉइंट्स फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन. अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कंपेयर द सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कंपेयर द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन between plants and other living organisms, तो आप ये उसको जरूर मेंशन कीजिएगा. ये बुलेट पॉइंट्स आपको समरी बनाने के लिए और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए दे विल बी वेरी हेल्पफुल. ऑलराइट? तो इसको याद रखिएगा. फिर इंशाल्लाह ताला